हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो हमने लैंग्वेज थ्योरी डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के लिए कर ली थी। तो आज हम करेंगे डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डोमेन एक्चुअली होता क्या है, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल थ्योरी जिसके लिए आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि डोमेन क्या होता है और फेरोमैग्नेटिज्म कितना मैग्नेटाइज्ड होता है बिफोर अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड एंड आफ्टर अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपने क्या किया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उनके अंदर विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली हमने अप्लाई नहीं की है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसमें जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। रिमाइंड करो हमारी लास्ट वाली वीडियो जिसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था, जिसमें एक में था रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड एटॉमिक डाइपोल्स थे और दूसरी वीडियो में दूसरी वाली जो पिक्चर मैंने बनाई थी उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की थी, जिसमें जो डाइपोल्स थे वो अरेंज कर रहे थे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो पहले वाला था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, तो हमारे जो एटॉमिक डाइपोल्स थे वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड थे और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट था वो हमारा क्या था, जीरो था। ठीक है, अब देखिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि वो थोड़े से मैग्नेटाइज ऑलरेडी होते हैं। बट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक सैंपल हमने लिया जिसमें बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल हैं। ठीक है, अब जो एटॉमिक डाइपोल्स बहुत सारे हैं वो क्या करते हैं कि जो थोड़े थोड़े एटॉमिक डाइपोल्स हैं जो आसपास के नेबर हैं, जैसे मान कंसीडर करो ये आपका एक सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके एटॉमिक डाइपोल्स हैं इस वाले कॉर्नर में। ठीक है, एक कुछ आपके यहाँ पर है, कुछ आपके यहाँ पर है, कुछ आपके यहाँ पर है एटॉमिक डाइपोल्स। तो ये यहाँ पे जितने भी ये जो एरोज है ये क्या शो कर रही है, इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो कर रही है उन सारे डाइपोल मोमेंट्स का जो इस एरिया के अंदर हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल्स क्या करते हैं एक दूसरे के नेबर्स के साथ, जैसे अगर मान लो एक डाइपोल मोमेंट की है तो ये अपने वाले नेबर के साथ एक इंटरैक्शन में रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज इंटरैक्शन। वो उसके साथ अच्छा खासा एक बॉन्ड बना लेगा। नेबर्स, आप समझते हो कि आपका भी अपने नेबर्स के साथ अच्छा बॉन्ड होगा, तो नेबर्स के साथ वो अपना अच्छा बॉन्ड बना लेता है तो एक सारा ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही कहीं किसी दूसरे एटॉमिक डाइपोल ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, ऐसे ही तीसरे ने बना लिया है। तो ये जो सारे छोटे छोटे ग्रुप्स है ना, जो एटॉमिक जैसे काफी सारे एटॉमिक डाइपोल्स ने बना लिया है, नेबरिंग एटॉमिक डाइपोल्स ने बना लिया, उन सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रही थी, अब कंसीडर करो ये वाला जो आपका एरिया है इसमें बहुत सारे आपके डाइपोल मोमेंट्स है, छोटे 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 छोटे। तो अब ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं थ्रू एक्सचेंज इंटरैक्शन, और ये इस तरह से कर रहे हैं कि इन सब का जो इफेक्टिव जो डायरेक्शन है, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली इसका इधर डायरेक्शन में, इसका इधर डायरेक्शन में, इसका। तो अब आपका ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने 4 डोमेन्स शो किए हुए हैं। तो जो आपका एक सैंपल होगा ना उसमें बहुत सारे डोमेन्स होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल शो किया, इसलिए मैंने 4 डोमेन शो किए हैं। अब अगर इतना बड़ा सैंपल है तो मेरे बहुत सारे डोमेन्स होंगे। यहाँ पर एक जो डोमेन है उसका जो एक वॉल्यूम होगा, मतलब एक छोटा सा डोमेन है उसका साइज क्या होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत छोटा है। तो मतलब एक जो आपका सैंपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सैंपल है उसमें बहुत सारे डोमेन्स होंगे। अब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉर्मल इस तरीके से अरेंज किया होगा कि जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या आ रहा है, मेरा जीरो है, और सैंपल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कोई हमारा जो है मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो डाइपोल्स उसी के डायरेक्शन में है उसका डोमेन बड़ा हो जाएगा, कि जो सारे नेबर्स हैं और ज्यादा आ जाएंगे, वो क्या कहेंगे कि हमको इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इसका जो एरिया है, अब देखिए इस पहले सब चारों का एरिया सेम था, बट अब इसका एरिया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया।
और जो ऑपोजिट था, जो उसके अगेंस्ट थे, वो क्या हो गए, बहुत कम हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत कम हो गए हैं। ये डायरेक्शंस एज इट इज, अब ये वाली डायरेक्शंस भी क्या कोशिश करेंगे कि हम इसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करें। तो ये वाली जो एरो है वो किस तरीके से जाएगी, वो इस तरीके से जाएगी, मतलब इफेक्टिव जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगी। सिमिलरली ये वाली जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। तो ठीक है, यहां पर मेरा आई जो था, इंटेंस जो मैग्नेटाइजेशन था वो मेरा क्या था, 0, बट यहाँ पे 0 नहीं है। आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो लेट अस सी वंस कि हमें स्टेटमेंट क्या लिखनी है अगर आपके एग्जाम में आता है, या आपको अपने नोट्स में कैसे लिखना है। इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन द अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट द एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड। अभी किसकी बात हो रही है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं, सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सैंपल इज 0। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अब हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, ईच एटॉमिक डाइपोल इज स्ट्रांगली कपल्ड टू इट्स नेबर्स बाय अ टिपिकल क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन है वो क्वांटम मैकेनिकल है। क्वांटम क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपके सेकेंड या थर्ड ईयर में आपका आएगा। इंटरेक्शन कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन। तो नेबर्स के साथ कौन सा इंटरेक्शन है, एक्सचेंज इंटरेक्शन है। ड्यू टू एक्सचेंज इंटरेक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ atomic dipoles get aligned in the same direction and acquire a net magnetic moment। एक net magnetic moment वो acquire कर लेंगे, जैसे कि यहां पर this group of atomic dipoles is called domain। ठीक है, ये जो आपका group of atomic dipoles हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। वॉल्यूम ऑफ डोमेन इज ऑफ ऑर्डर 10 to the power -2 to 10 to the power -6 सेंटीमीटर क्यूब। Each domain is magnetized to the maximum possible value। अब ये जो सारे डोमेन है ना, इन्होंने अपने आप को फुल्ली मैग्नेटाइज करा हुआ है, जितना एरिया ये कवर कर सकते हैं। तो सबका क्या आया है, ऑलमोस्ट इक्वली आया है। ठीक है, तो मतलब सारे ये जो इक्वली मैग्नेटाइज है, तो सबकी डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसकी ऑपोजिट है तो कैंसिल कर दिया। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एक बार हमारी स्टेटमेंट्स में हमें और क्या लिखना है। ठीक है, तो लास्ट के 2 स्टेप्स देख लेते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी। आपको ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। बस हम एक बार क्या देख रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिख कर आना है अपने एग्जाम में, और नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, when no magnetic field is applied, net magnetic moment of the sample is 0 because magnetic domains are arranged so that they cancel each other's magnetic effect। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सब जो डोमेन्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज होंगे, और उनकी डायरेक्शंस इस तरीके से होगी कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी, जो हमारा इधर वाला डायग्राम था, size of domains aligned parallel to the magnetizing field increases। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अगर ऊपर की तरफ जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी, तो इस डायरेक्शन में जो डोमेन थे उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बाकियों का छोटा हो जाएगा। दैट ऑफ डोमेन्स ओरिएंटेड इन अदर डायरेक्शंस डिक्रीजेस। ठीक है, डायग्राम से मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी। When all the domains are so oriented, a state of saturation is reached and further magnetization is not possible। This happens when magnetizing field is sufficiently strong। अब इसका मतलब क्या है कि जब सारे डोमेन्स ने अपने आप को अपनी ओरिएंटेशन में, अपना डिजायर्ड डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे, तो उसके बाद और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा। अब मान लो आपने मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस डायरेक्शन में, तो डोमेन्स ने अपना भी पूरा दम लगा दिया है उस डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो वो उससे ज्यादा ओरिएंट नहीं होंगे, और जो सब्सटेंस है वो सैचुरेशन पे पहुंच गया है, वो उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपकी थी, ये सारी थी डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं। इसमें मेन चीज जो आपको समझनी है वो है पहली डोमेन क्या होता है। ठीक है, एक दूसरे जो डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कौन सा इंटरेक्शन शेयर करते हैं, एक्सचेंज इंटरेक्शन शेयर करते हैं। ठीक है, थर्ड चीज है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो हमारे डाइपोल्स की जो डोमेन है वो क्या होगा, क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
और फोर्थ चीज ये कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तब हमारा जो है डाइपोल या डोमेन्स हम की डायरेक्शन क्या होगी और कैसे वो सेचुरेशन स्टेज में जाएगा। कब जाएगा जब वो मैक्सिमम जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई होगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड टुडेज लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।